दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया था रिजर्वेशन से रिलेटेड। आज भी एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। आज का जो जजमेंट है वो मीडिया की रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। यदि कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उस दौरान कोई भी जो मीडिया पर्सन है वो रिपोर्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इससे रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आप मीडिया को रोकिए जब वहाँ पर सुनवाई चल रही हो, तो इस दौरान जो मीडिया पर्सन हैं वो कोर्ट में की रिपोर्टिंग ना कर सकें, क्योंकि कोर्ट जो लैंग्वेज यूज़ करती है ना, उससे इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि हमारा जो दायित्व है जनता की नज़रों में कम हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो पोजीशन है, रेपुटेशन है, वो पब्लिक की नज़रों में कम हो जाएगी। इसी के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ने ये याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट पर। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि ये जितनी भी चुनावी रैलियां हो रही हैं और जितनी भीड़ भाड़ हो रही है, इससे जो मौतें हो रही हैं, इसके लिए पूरे तरह से आप जिम्मेदार हो। आपके ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था इलेक्शन कमीशन को। इसी बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड। कोर्ट में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि रियल टाइम जो रिपोर्टिंग होती है ना कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो मौखिक रूप से वाद संवाद होता है ना जज और लॉयर के बीच में, ये तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए हम रिपोर्टिंग को नहीं रोक सकते हैं जिस टाइम में सुनवाई होती है या जिस टाइम में जो है ओरल एक्सचेंज होता है जज और लॉयर के बीच में। अब आज का समय चल ही रहा है, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आ गई है और रिपोर्टिंग जो है ना बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमें प्रोवाइड करती है रियल टाइम अपडेट। बहुत बृहद बड़ी संख्या में जितने भी आइडेंस हैं वो लोग कैसे देख सकते हैं न्याय कैसा हो रहा है, वकील और जज के बीच में किस टाइप के वाद विवाद होते हैं, संवाद होते हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी जो रिपोर्टिंग है उनके माध्यम से ही संभव हो पाया है। अब फिर से हम बात करते हैं उसी पुराने विवाद की, जो कि मद्रास का हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच से उपजा है। देखिए, मद्रास के हाई कोर्ट के जो जज ने कहा था, ठीक है, कि आपके जितने भी ऑफिशियल हैं ना इलेक्शन कमीशन के, हम उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रैली को अलाउ किया है, आपने जो है मैस गैदरिंग को अलाउ किया है तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के दौरान। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि जो ओरल रिमार्क्स होते हैं ना कोर्ट में, उसकी रिपोर्टिंग को रोका जाए, मीडिया उसको रिपोर्ट ना कर सके। ऐसा इलेक्शन कमीशन याचिका दायर की थी कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, रिपोर्टिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि कोर्ट में जो चीज़ें हो रही हैं वो पब्लिक के सामने आ सके। इसके साथ साथ में लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, जो ऐसे केस रहते हैं ना, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ से रिलेटेड रहते हैं, कुछ मैरिटल इशू रहते हैं, शादी से रिलेटेड, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, सेक्सुअल एब्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, तो बस रिपोर्टिंग में इनका ज़रूर ध्यान रखना है कि सामने वाले की इज्जत जो है बची रहे, इतना हमें ध्यान रखना है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, भारत के जो नागरिक हैं उनको बिल्कुल अधिकार है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, वो इसको जान सके। जो डायलॉग हो रही है, ठीक है, किस मैनर में जिस मैनर में जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्ट्रक्चर हुआ है ना, उस हिसाब से डायलॉग हो रही है कि नहीं हो रही है।
आर्गूमेंट्स जो हो रहे हैं उनके बारे में वो लोग जान सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट जो जो मैटर को उठाती है उनके बारे में भी लोग जान सकें, इसके लिए तो रियल टाइम रिपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है गुजरात हाई कोर्ट का, ठीक है, जहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है हाल ही में लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। वहाँ जो भी कार्रवाई होती है उसकी लाइव प्रोसीडिंग पब्लिक देख सकती है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि लोग कानून को समझ सकते हैं। यदि लोगों को कानून की जानकारी होगी तो उनका शोषण इतने आसानी से नहीं हो पाएगा, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुरिडिक्शन में अपना पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि अभी कोविड की तीसरी लहर आना बाकी है, तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है। दिल्ली में जो आपने फार्मूला यूज़ किए थे ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर वो तो फैल रहा है। अब दूसरी बात ये है, साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी जो थर्ड वेव आने वाली है उसमें बच्चे भी प्रभावित होंगे। तो अब बच्चों के साथ साथ में माता पिता को भी परेशान होगा, हॉस्पिटल आना जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी तैयारी कैसी है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है ना आज के टाइम में, वो हो गई है ऑक्सीजन को अलॉट करना, एलोकेशन स्टेट के लिए, ठीक है, और इसकी सप्लाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए केंद्र सरकार की क्या रणनीति है। दूसरी बात यह है, दिल्ली का फॉर्मूला कैसा था ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला, कि आईसीयू कितने हैं, नॉन आईसीयू बेड्स कितने हैं, उस हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती थी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, कहीं ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसको अंडर एस्टिमेट करता है, उसको कम आंकता है, इसलिए ये फॉर्मूला गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब और भी कई सारी ऐसी कमियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट को नज़र आई। देखो, जो कोई भी हॉस्पिटल जाता है तो उसको चाहिए ऑक्सीजन का बेड, लेकिन एवरीवन को आईसीयू या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत ऑक्सीजन बेड की है। अब ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाता है कि आप घर में रहिए, क्वारंटाइन रहिए, तो घर में रहेंगे तो फिर उनको ऑक्सीजन बेड कैसे अवेलेबल होगा। तो यदि हमें आने वाली तीसरी वेव से लड़ाई लड़ना है तो हमें जो प्रॉपर एलोकेशन है ना ऑक्सीजन की, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात भी कही है। देखो, आप तो कह रहे हो कि डॉक्टर की संख्या लिमिटेड है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जिन्हें आप इस काम को सौंप रहे हो, चाहे वो हेल्थ केयर करने वाली जो नर्सेस हैं, ट्रेनिंग जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो लोग, और ऐसे लोग जिनका जो डॉक्टर का जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, यदि आप उनसे काम ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री में करवाओ, उनको आप इंसेंटिवाइज करिए ताकि आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो संख्या है उसे आप बढ़ा सकें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो सबसे लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में, जो कि वो समस्याओं का सामना कर रहा है, ठीक है। इस लॉकडाउन में लोग आउट ऑफ वर्क हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, बेकारी बढ़ गई है, और जो लोग हैं फ्री राशन के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे कार्ड होल्डर्स हैं, उनका कहना है कि फैसिलिटी जो है अभी भी चालू नहीं हुई है। सरकार ने घोषणा ज़रूर कर दी गई है कि हम आपको फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी ये फैसिलिटी चालू नहीं हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। अब हम शुरुआत करते हैं न्यूज़ की और बात करते हैं, एक महिला हैं, 27 साल की हैं, पूनम रावत उनका नाम। ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस वीक उनका जो है सेकंड चाइल्ड हो जाएगा,
मतलब अभी इनका सेकंड बच्चा होने वाला है। तो अब ये कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रही हैं, ठीक है। बैटलिंग हो रही है इनकी कोविड-19 के लॉकडाउन के साथ में। लैक ऑफ एक्सेस टू फूड ग्रेन इनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या इनके सामने आ रही है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे समय में जबकि महिला को पोषण वाला भोजन की ज़रूरत है, उस दौरान यदि उनको राशन में जो अनाज मिलता वो ही ना मिल पाए, बेसिक अनाज ही ना मिल पाए, तो वो फिर उनके बच्चे की भविष्य के लिए कैसा होगा। वो तो बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ना ही उस महिला के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आगे बताया जाता है कि ये जो रावत है ना, ये यहाँ की रेसिडेंट हैं पंचशील विहार की। ये उन लोगों के बीच में ही हैं जो कि राशन कार्ड, बात वही आ गई ना, केंद्र सरकार ने भी कहा था कि राशन कार्ड होल्डर को, और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा था जिसके पास राशन कार्ड है उसको सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ये जो लेडीज़ है ना, उन लोगों में से हैं जिनके पास राशन कार्ड का स्वामित्व तो नहीं है, इनके पास राशन कार्ड नहीं है। आगे अपने परिवार के बारे में बात करती हैं। इनके पति क्या काम करते हैं ना, इनके जो पति हैं लॉकडाउन लगने के कारण आउट ऑफ वर्क हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इसके बाद इन्होंने काम चालू कर दिया किसका, डिलीवरी बॉय का, रेस्टोरेंट में। तो जब ये डिलीवरी बॉय का काम करते थे तो अब लॉकडाउन लगने के कारण पिछले महीने तो इनकी कोई भी कमाई नहीं हो चुकी है, ठीक है। अब इनका बच्चा होने वाला है, तो अब ये इनको चिंता हो रही है कि मैं आगे चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी, ठीक है। और आगे इनका ये कहना है कि ये खुद और इनके जो पति हैं ना, उनको कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसी के चक्कर में इनको अपना काम बंद करना पड़ा था। अब इसके बाद हम बात करते हैं राशन कार्ड होल्डर्स की। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिनके पास राशन कार्ड है, इसके बावजूद उनको फूड ग्रेन की जो फैसिलिटी है ना वो अभी मिलना चालू नहीं हुई है। एक महिला हैं यशोदा, जिनका नाम है, 30 साल इनकी एज है। और देखिए 3 बच्चों की ये माँ है, जिसमें से एक तो 10 महीने का एक बेबी है इनका ये कहना है कि देखिए जो हमारे हस्बैंड है वो एक स्ट्रीट वेंडर हैं जो कि अब आउट ऑफ वर्क हो चुके हैं। तब से लेके हम लोग अपनी लाइफ के लिए लॉकडाउन से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो अब वो भी आउट ऑफ वर्क हो गए, मैं भी आउट ऑफ वर्क हो गई। तो मैंने क्या काम किया, 2000 रुपया अपने रिलेटिव से उधार लिया ताकि अपने घर में खाना बन सके। इसके बाद एक और लेडीज़ हैं जिनका नाम रेशमा है। इनका ये कहना है कि हमारे फैमिली मेम्बर में टोटल 6 लोग हैं, ठीक है, जिनमें से केवल एक के पास में राशन कार्ड है। और राशन मिलने की यदि बात करें तो पिछले महीने हमको कुछ नहीं मिला। हम जो है राशन की शॉप में विजिट कर चुके हैं, लेकिन हमें जो अपना जो कोटा है ना वो पूरा नहीं मिल पाया। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है, यदि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मिलता भी है तो हम इतने सारे लोग हैं और केवल एक के पास राशन कार्ड है, तो वो कैसे हम लोगों का पेट पूरा करेगा, ऐसा रेशमा का कहना है। लेकिन ऐसे मामले में देखो एनजीओ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सुबोध बिंद का कहना है, ये पुल मिठाई एरिया के रेसिडेंट हैं। कई सारे एनजीओ आगे आए हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं सहायता जिनके पास राशन नहीं है, ठीक है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो इस मामले में एनजीओ बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और एनजीओ को आगे आना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक संस्था है जिसका नाम है दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान। अब इनकी ये मेंबर है अंजलि भारद्वाज। उन्होंने कुछ कमियां सामने रखी हैं पब्लिक के कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राशन की दुकान खुली होना चाहिए। आप केवल घोषणा कर देने से ही तो सब कुछ नहीं होता है, अभी भी राशन की दुकानें जो है ना ज़्यादातर बंद रहती हैं। और दूसरी बात ये है
ना तो केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया, ना तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया उससे रिलेटेड। जिससे रिलेटेड बात यह है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। तो इसके लिए तो कोई ना कोई गाइडेंस जारी करना था केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। अब ई कूपन्स की हम बात करते हैं। पिछले साल दिल्ली की सरकार ने 60 लाख ई कूपन्स बांटे थे। अब पिछले साल बांट दिए थे तो इस साल क्यों नहीं बांटे आपने? जो लोग पिछले साल प्राप्त किए थे उनका इस साल क्या हाल होगा, ये भी तो ध्यान रखना है ना हमें। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है, एक पॉलिटिकल लीडर हैं अजीत सिंह, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण से। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के चीफ थे। अब आइए बात करते हैं हम इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है। अभी इनकी एज 82 साल की चल रही थी। यदि हम इनके प्रोफेशन को देखें ना तो ये कंप्यूटर इंजीनियर थे, ठीक है। और ये पहले आईआईटी ग्रेजुएट थे जो कि पॉलिटिक्स में एंट्री किए और फिर बाद में राज्यसभा के मेंबर हुए। कब? इनके जो पिताजी थे ना, चौधरी चरण सिंह, जब इनकी ये बीमार हुए थे तो इसके बाद इन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप ली थी। अब पॉलिटिकल जो लाइफ इनकी रही, उनके अलग अलग स्टेज पे यदि हमने देखे ना तो सबसे पहली बात ये है, लोक दल के ये हेड थे और जो जनता पार्टी है उसके भी ये हेड रहे। लोक दल के लिए 1987 में और जनता पार्टी के लिए 1988 में। इसके बाद में जनरल सेक्रेटरी भी बने जनता दल के 1989 में, ठीक है, वीपी सिंह के साथ में। और फिर स्थापना होती है आरएलडी की, ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल की 1996 में। और इसके बाद फिर ये मिनिस्टर भी रहे वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में 2001 से लेकर 2003 के। इसके बाद भी कांग्रेस लेड जो सेकंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था ना, उसमें 2014 तक ये मिनिस्टर रहे थे। अब यदि हम बात करें कास्ट वाइज या फिर रिलीजियस वाइज सपोर्ट की ना, तो जाट और मुस्लिम का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किया था, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में। और स्टेट से इन्होंने कई सारे मेंबर्स लोकसभा में भेजे ताकि ये लोग भी जो है गठबंधन वाली सरकार में हिस्सा ले सकें 1990s एंड 2000 वाला जो टाइम चल रहा था ना, 2000 सन वाला, उस दौरान। लेकिन फिर बाद में क्या होता है ना, जब कम्युनल दंगे जो होते हैं मुजफ्फरनगर में 2013 में, इसके चलते में इनकी पार्टी बुरी तरह से 2014 में हार जाती। एक सीट भी ये लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम लास्ट ईयर की बात करें ना, तो इन्होंने जो फार्मूलास लाए गए थे ना कंट्रोवर्शियल, उनका विरोध किया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग, उनसे रिलेटेड है। अब देखिए, ये जो ट्राइब्स है ना वो एकांत में रहती हैं, लेकिन इन्होंने कभी सुना है कि अपना जो फॉरेस्ट है इसके बाहर सिटी में लोग कोविड-19 से प्रभावित हैं, कोविड-19 उनको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इतने एकांत पर रहने के बावजूद भी इनको ना कोविड का डर अब समाने लगा है इनके एरिया में भी। आगे एक सेटलमेंट है कुट्टापट्टी बस्ती के एक व्यक्ति हैं एस सेल्वी, 37 ईयर के, ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं। उनका ये कहना है, देखिए, हम बहुत ही रेयर कंडीशन में ही सिटी जाते हैं या फिर टाउन जाते हैं, यदि कोई इमरजेंसी आती है तभी हम जाते हैं। और दूसरी बात यह है, और जैसे ही हमको एक नई बीमारी का पता चला जिसमें कि लोग मास्क पहन रहे हैं, तो हमने अब जो है टाउन जाना भी अब कम कर दिया है। ऐसा इस सेटलमेंट में रहने वाले ट्राइब्स का कहना है। अब आप देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं इनसे कितनी दूर है। 7 किलोमीटर तो दूर इनको चलना पड़ता है, तब जाके इनको बस मिलती है। और यदि हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, ठीक है, जो कि उडाम प्लेट ब्लॉक के अंतर्गत आती है त्रिपुरूर डिस्ट्रिक्ट में,
इनके लिए इनको लगभग 34 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करना पड़ता है। अब बताइए कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं इनसे दूर। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं सरकार कि खुद डॉक्टर या फिर नर्स लोग यदि गांव-गांव तक, ये सेटलमेंट तक जाते हैं और उनको सेवाएं दे सकते हैं, तो उनकी भी हम सेफ्टी को सिक्योर कर सकते। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन का भी लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। बहुत ही कम लोग यहाँ पर पढ़ लिख पाए हैं। जैसे कि एक लेडीज़ है, उनका एक लड़का ही बस हायर सेकेंडरी और ITI पढ़ पाया है, इसके आगे वो पढ़ नहीं पाया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं उससे रिलेटेड। किस प्रकार से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। इसी के चलते चाइना ने इकोनॉमिक जो डायलॉग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में, उसको हाल्ट कर दिया है, रोक दिया है। ठीक है। और बीजिंग का आरोप लगा कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो कोल्ड वार वाले माइंडसेट से काम कर रहा है। ठीक है। जो कि डिस्क्रिमिनेशन करता है हमारे रिलेशन को। अब देखिए, यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इशू को राइज करते रहता। जैसे कि चाइना में जो उइगर लोग हैं ना, उनको किस प्रकार से डिटेन करके रखा जाता है, उनकी ह्यूमन राइट से रिलेटेड आवाज़ ऑस्ट्रेलिया उठाते रहता है। और दूसरी बात, कोविड-19 का जो ओरिजिन हुआ था उससे रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि इसकी जांच होना चाहिए। इसी के चलते चलते चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन और भी ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। तो पिछले साल 2 बातें सामने आई थी। पहली बात ये थी कि कोविड-19 का जो ओरिजिन हुआ है उसकी इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने कहा। और दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा था कि हमारे देश में जो 5G आने वाला है तो उसका टेंडर हम हवाई को नहीं देने वाले हैं। इसी के चलते चलते दोनों देशों में फिर क्या है, टेंशन बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं चाइना की तरफ से क्या क्या किया गया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना चाइना, उसने ऑलरेडी इम्पोज किया हुआ है टैरिफ्स को, या फिर जो कई सारी इंडस्ट्रीज़ है ना उसमें डिसरप्शन उत्पन्न किया है, जिनमें कि वाइन, ठीक है, कोल, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा जो है ना, जौ है, इसके भी ट्रेडिंग पर उन्होंने बाधा डाली है और एक्सपोर्ट को नष्ट करने का काम किया है चाइना ने, इसका जवाब देते हुए। अब यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया क्या फील करता है, तो जाहिर सी बात है यदि ट्रेड अच्छा नहीं होगा तो दोनों के बीच में रिलेशन ख़राब होंगे। ठीक है। काफ़ी निराशा हो रही है ऑस्ट्रेलिया को। उनका कहना है कि 2017 से तो ऐसी कंडीशन कभी उत्पन्न नहीं हुई है। अब लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हमारे दोनों देशों के बीच में चल रहा है वो इससे प्रभावित हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना प्रभावित होगा, इसके बारे में अभी कोई बातें क्लियर नहीं हुई हैं, जो कि फ्री ट्रेड जो हमारा चल रहा है 2015 से। इसके बाद बिजनेस वाले पेज से RBI से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, तो RBI का थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। CBI एक्ट 1934 एक प्राइवेट बैंक के रूप में की गई थी। देखिए, नॉर्मली बैंकिंग का जो बिजनेस है इसके साथ साथ में इसको 2 काम और सौंपे गए हैं। इंडिया के जितने भी बैंक हैं उनका नियमन करना, उनको कंट्रोल करना, और सरकार के बैंक के रूप में भी काम करना। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब इसके जितने भी शेयर थे ना वो पूरे सरकार के द्वारा खरीद लिए गए और फिर इसे सेंट्रल बैंकिंग बॉडी के रूप में, जैसे हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है ना, उसी प्रकार केंद्रीय बैंकिंग निकाय के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया। ठीक है। इसके साथ में ही RBI अब टेक्निकल रूप से एक बैंक नहीं है। इसका मतलब ये है नॉर्मल बैंकिंग के काम ये नहीं करता है। तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, RBI राष्ट्रीयकरण अधिनियम
और फिर आने वाले टाइम की अपनी कई सारी इसने घोषणाएं करी। सरकार के द्वारा इसे कई प्रकार के फंक्शंस सौंपे गए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसके कामों की बात करें ना, तो एक प्रकार से ये एजेंसी है इशू करने वाली, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्गम एजेंसी। मतलब ये है, देखिए 1 रुपया का नोट और जो सिक्का है और भी जो छोटे सिक्के होते हैं ना, इनको छोड़ कर के जितनी भी करेंसी नोट और सिक्के हैं वो आरबीआई करता है उनको इशू करने का काम। ठीक है, 1 रुपया के नोट और जो सिक्के होते हैं ना, और 1 रुपये से जो छोटे सिक्के डायरेक्टली जो वित्त मंत्रालय हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इशू किए जाते हैं।